नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जामिनेशन क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि हम लोगों का यूपी पेट और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और एसआई का पेपर होने वाला है, उसी से संबंधित हम लोग जीके का जो कि टॉपिक वाइज हम लोग सेशन चला रहे हैं वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें एक भी प्रश्न जो है आपका बाहर से आने वाला नहीं है। तो आज हमारा टॉपिक है मगध और मौर्य काल से संबंधित है। इसमें जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है उसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुराना लौह युग जुड़ा हुआ है चित्रित धूसर मृद भांडों के साथ, काले और लाल मृद भांडों के साथ, गेरू रंग के मृद भांडों के साथ या उत्तरी काली पॉलिश वाली मृद भांडों के साथ। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, चित्रित धूसर मृद भांडों के साथ, चित्रित धूसर मृद भांडों के साथ। अगला क्वेश्चन देखिए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध में किसका विशाल भंडार था? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध में सबसे ज्यादा जो था, तांबा था या टिन था, लेड था या लौह था? तो देखिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जो था, मगध बहुत ही शक्तिशाली राज्य कहलाता था। ठीक, तो जो वहां पे जो था हमारा जो अयस्क था, लौह अयस्क, वहां पे लौह अयस्क का सबसे ज्यादा जो है भंडार पाया जाता था। ठीक, लौह जो है मगध राज्य में सबसे ज्यादा पाया जाता था। अगला क्वेश्चन देखिए, मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? बिंदुसार, अजातशत्रु, बिंबिसार या वासुदेव? देखिए क्या होगा, बिंबिसार। ठीक, कौन होगा? बिंबिसार जो था वही जो क्या है, मगध के उत्थान के लिए प्रथम शासक था जो उत्तरदायी था। और बिंबिसार नहीं, मगध की राजधानी जो थी राजगृह, मगध की राजधानी जो थी वो राजगृह जो थी बिंदुसार ने ही बनाया था। और प्रथम बौद्ध संगीति जो आयोजित की गई थी वो बिंबिसार के शासनकाल में आयोजित की गई थी। ध्यान रखिएगा, प्रथम बौद्ध संगीति जो है बिंबिसार के शासनकाल में जो है आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन, उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था? कौशल, मगध, चंपा या अवंती? तो देखिए मगध जो था इसी ने जो है सबसे पहले युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। क्यों? क्योंकि इस राज्य में जो है सबसे ज्यादा जो है हाथी पाए जाते थे। ठीक, इसी राज्य में सबसे ज्यादा हाथी पाए जाते थे, इसीलिए मगध ने ही सबसे पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। अगला क्वेश्चन, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी? प्राचीन काल की बात हो रही है, तो प्राचीन काल में प्रयुक्त भाषा कौन सी यूज होती थी? संस्कृत, पाली, ब्राह्मी या खरोष्ठी? प्राचीन काल में संस्कृत भाषा का यूज अधिकतर किया जाता था। किसका किया जाता था? संस्कृत भाषा का। अगला क्वेश्चन, हेरोडोटस को माना जाता है इतिहास का जनक, भूगोल का जनक, राजनीति शास्त्र का जनक या दर्शन शास्त्र का जनक? तो देखो हेरोडोटस को इतिहास का जनक जो है माना जाता है। हेरोडोटस को किसका जनक माना जाता है? इतिहास का। अगला क्वेश्चन देखिए, अलेक्जेंडर मीन सिकंदर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी हाइडे स्पीज में, झेलम में, पानीपत में या तराइन में? तो देखिए अलेक्जेंडर और पोरस के बीच जो है लड़ाई हुई थी झेलम नदी के किनारे, जिसमें जो है अलेक्जेंडर ने पोरस को पराजित कर दिया था। और पराजित करने के दौरान ही अलेक्जेंडर यानी कि जो सिकंदर था वो पोरस की बहादुरी से बहुत ही प्रभावित हुआ था। इसी प्रभाव के कारण जो है उसने पोरस का जो राज्य जो है जीता था उसको वापस कर दिया था सम्मान सहित। ठीक, तो ये जो लड़ाई हुई थी ये झेलम में हुई थी, झेलम नदी के किनारे ही हुई थी। और साथ ही साथ हाइडे स्पीड, झेलम नदी को जो है यूनानी में हाइडे स्पीज भी कहा जाता है। ठीक, तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, क्योंकि यहां पे तो झेलम नदी। ठीक, अगला क्वेश्चन आइए। अगला क्वेश्चन, किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया? अभी देखो मैंने बताया था झेलम नदी के तट पर पोरस और सिकंदर के बीच जो है युद्ध हुआ था, जिसमें पोरस बहुत बुरी तरह पराजित हुआ था। लेकिन सिकंदर जो है पोरस के बहादुरी से बहुत प्रभावित होने के कारण उसके राज्य को वापस कर दिया था सम्मान सहित। तो ये हमारा क्या होगा? पोरस। अगला क्वेश्चन,
यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम है, यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम है। तो देखिए तो बौद्ध का है, त्रिपिटक जो है बौद्धों का धार्मिक पाठ है। ठीक, जिंद अवस्था किसका है? पारसियों का। जिंद अवस्था पारसियों का है, लेकिन यहूदियों का क्या है? मूसा संहिता। मूसा संहिता जो है यहूदियों का धार्मिक पाठ का नाम है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित मगध के राजवंशों को क्रमानुसार लिखिए। नंद वंश, शिशुनाग वंश, मौर्य वंश और हर्यक वंश। तो देखिए सबसे पहले हमारा सबसे पुराना वंश है वो हर्यक वंश है। हर्यक वंश के बाद जो हमारा दूसरा था वो शिशुनाग वंश है। शिशुनाग के बाद तीसरा था वो हमारा नंद वंश है जिसमें धनानंद। ठीक, और चौथा हमारा क्या है? मौर्य वंश। तो देखिए एक मतलब चौथा, पहले हमारा चौथा आएगा, चौथे के बाद दूसरा आएगा, दूसरे के बाद पहला आएगा, पहले के बाद तीसरा, चौथा दूसरा पहला तीसरा। आंसर क्या होगा इसका? सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, महाभाष्य लिखा था, महाभाष्य किसने लिखा था? गार्गी ने, मनु ने, बाण ने या पतंजलि ने? देखिए महाभाष्य जो है पतंजलि ने लिखा था, ध्यान रखिएगा। किसने लिखा था? पतंजलि ने। बहुत अच्छा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नामों में से प्राचीन भारत के चिकित्सीय त्रय की पहचान करिए। चिकित्सीय त्रय, तो देखिए चरक, श्रुश्रुत और भरत ये नहीं है। चरक संहिता तो आपने नाम सुना होगा। श्रुश्रुत चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम का जो है ये वो थे। ठीक, पतंजलि भी जो प्राचीन भारत के हमारे थे, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका चरक, श्रुश्रुत और पतंजलि। ठीक, इन्हीं को ही क्या कहा जाता है? त्रय की पहचान, चिकित्सकीय त्रय कहा जाता है। ठीक है, चिकित्सकीय त्रय कहा जाता है चरक, श्रुश्रुत और पतंजलि को। ये इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आइए, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए, प्राचीन काल की बात चल रही है, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी संस्कृत, पाली, ब्राह्मी या खरोष्ठी? संस्कृत भाषा थी। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए संस्कृत भाषा का यूज किया जाता था। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, अशोक ने या बिंदुसार ने? अब देखिए जो यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य ने। अब यूनानी का जो शासक था, यूनान का जो शासक था सेल्यूकस निकेटर, यूनान का शासक सेल्यूकस निकेटर था, उसका युद्ध जो है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हुआ था, जिसमें जो है सेल्यूकस निकेटर बहुत बुरी तरह हारा था। और इस हार के बाद जो है इसने चंद्रगुप्त मौर्य से संधि कर ली थी। इसी संधि के दौरान ही इसने अपनी बेटी की शादी, जिसका नाम हेलेना था, हेलेना की शादी जो है चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी थी। ठीक, हेलेना की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी थी। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहां थी? उज्जैनी, पुष्कलावती, तक्षशिला या राजगृह? अब देखिए बिंदुसार जो था चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का था। ठीक, तो तक्षशिला में जो है एक विद्रोह हुआ था, अशांति मतलब विद्रोह हुआ था। ठीक, तो तक्षशिला में एक विद्रोह हुआ था, तो इसी विद्रोह को जो है शांत करने के लिए बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक को जो है भेजा था। ठीक, इस तक्षशिला में ही विद्रोह को शांत करने के लिए अशोक को जो है बिंदुसार ने भेजा था। अगला क्वेश्चन आइए, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन यहां गुजारे। कहां गुजारे? काशी में, पाटलिपुत्र में, उज्जैन में या श्रावण बेलगोला में? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम दिन कहां गुजारा था? श्रावण बेलगोला, जो कि दक्षिण भारत में है। और चंद्रगुप्त मौर्य ने लास्ट में जो है जैन धर्म को जो है अपना लिया था। ठीक, इसको अपनाया था जैन धर्म को, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? प्रबुद्ध स्वेच्छाकारी शासन, केंद्रीकृत एकाधिपत्य, प्राच्य स्वेच्छाचारी शासन या निर्देशित लोकतंत्र? देखिए केंद्रीकृत एकाधिपत्य था। क्या था? केंद्रीकृत
अधिपत्य। अगला क्वेश्चन आइए, अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? ठीक, अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? तीसरी बौद्ध परिषद। हाँ, तीसरी बौद्ध परिषद जो है अशोक के शासन काल में हुई थी। ठीक है, कहां पे हुई थी, कहां पे हुई थी, इसका में जो है कमेंट में जो है अपना कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। तीसरी बौद्ध परिषद जो है अशोक के शासन काल में कहां आयोजित की गई थी? कलिंग युद्ध, बौद्ध धर्म को अपनाना, मिशनरी को सिलोन भेजना। तो देखिए कलिंग युद्ध, इसका आंसर क्या होगा? कलिंग युद्ध ने ही जो है अशोक के प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किया था। और इस कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 बीसी में। ठीक है, कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 बीसी में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी था? मौर्य राजा अशोक, मौर्य राजा चंद्रगुप्त मौर्य, गौतम बुद्ध, भगवान महावीर। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? चंद्रगुप्त मौर्य राजा अशोक। अगला क्वेश्चन, देवनाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात है? अभी क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, चंद्रगुप्त या हर्षवर्धन? इसका आंसर क्या होगा? अशोक को ही देवनाम प्रियदर्शी के नाम से जो है जाना जाता है। कि जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा रहा हूं, ठीक, यही सब क्वेश्चन जो है आप लोगों के मगध और मौर्य समाज से जो है, मौर्य साम्राज्य से जो है बनते हैं। और यही सब क्वेश्चन जो है रिपीट होते रहते हैं, यही पूछा जाता है। प्लीज इसको ज्यादा ज्यादा आप लोग देखिएगा, ताकि जो आपका जो पेट का पेपर है और जो आपका यूपी कांस्टेबल और यूपी एसआई का, उससे जो है उसमें जो है ये सब क्वेश्चन जो है आपका छूटे ना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया? रॉक एडिक्ट सेकंड, रॉक एडिक्ट फोर्थ, रॉक एडिक्ट सिक्स्थ या रॉक एडिक्ट 13? इसका आंसर क्या होगा? रॉक एडिक्ट 13 जो है आंसर होगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन, किस शिला राजा देश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया है और युद्ध त्याग की घोषणा की है? अभी मैंने बताया था रॉक एडिक्ट 13वां या शिला राजा देश 13वां। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? शिला राजा देश 13वां या रॉक एडिक्ट 13 में। अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? कौन था भैया? चंद्रगुप्त, कौटिल्य, सेलुकस निकेटर, मेगस्थनीज या जस्टिन? यूनानी राजदूत कौन था? यूनानी राजदूत मेगस्थनीज था। इसी ने ही कौन सी पुस्तक लिखी है? इंडिका। इसी इंडिका में ही इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया है। अगला क्वेश्चन आइए, इंडिका किसने लिखी है? इंडिका किसने लिखी है? आइसिंग, मेगस्थनीज, फाहियान या हिनसांग? मेगस्थनीज ने। ठीक, फाहियान कब आया था? फाहियान जो है हमारा आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के। ठीक, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान जो है भारत आया था। ठीक, अगला क्वेश्चन, और हिनसांग हर्षवर्धन। हिनसांग किसके में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में हिनसांग जो है भारत आया था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था? मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था? सिकंदर, मेगस्थनीज, प्लूटो या अरस्तु? मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था? मेगस्थनीज। ठीक, क्या नाम था? मेगस्थनीज था। अगला क्वेश्चन आइए, अशोक के किस बौद्ध साधु से, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? विष्णुगुप्त, उपगुप्त, ब्रह्मगुप्त या बृहद्रथ? ठीक, अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था, ध्यान रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया था। तो उपगुप्त से जो है ये प्रभावित थे। किससे प्रभावित थे? उपगुप्त से जो है ये प्रभावित थे। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य
निम्न में से किस विद्या केंद्र से संबंधित था? तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला या वैशाली? इसका आंसर क्या है? तक्षशिला। ठीक। चाणक्य का दूसरा नाम क्या है? कौटिल्य या और तीसरा नाम क्या है? विष्णुगुप्त। इतने नाम जो है चाणक्य के हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? अभी मैंने बताया है कलिंग युद्ध जो है 261 बीसी, 263 बीसी, 232 बीसी या 240 बीसी। कलिंग युद्ध जो है 261 बीसी में हुआ था। अगला क्वेश्चन, अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहां दिखाई देता है? स्तंभों पर, उत्कीर्ण राज्यादेश, शिलाओं पर उत्कीर्ण 13वें राज्यादेश, खुदाई या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर क्या है? शिलाओं पर उत्कीर्ण 13वें राज्यादेश। अगला क्वेश्चन, मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्न में से कौन था? शिक्षा का उज्जैन, वल्लभी, नालंदा या तक्षशिला? तो शिक्षा का मौर्य काल में जो है शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था हमारा तक्षशिला। ठीक है, क्या था? तक्षशिला था। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के लेखक विष्णुगुप्त किसके समकालीन थे? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य? तो चाणक्य अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य हैं। या कौटिल्य या विष्णुगुप्त? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? किसने की थी? घनानंद, कौटिल्य, बिंबिसार या पुष्यमित्र? कौटिल्य। कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त? अगला क्वेश्चन, अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? मगधी, ब्राह्मी, पाली या देवनागरी लिपि? तो अशोक के शिलालेख जो है वो ब्राह्मी लिपि में है। किस में है? ब्राह्मी लिपि में। ठीक, अशोक के शिलालेख जो है किस में है? ब्राह्मी लिपि में है। अगला क्वेश्चन आइए, निम्न में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया? 1810 हैरी स्मिथ, 1787 जॉन टावर, 1825 चार्ल्स मेटकॉफ या 1837 जेम्स प्रिंसेप? तो 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने ही सबसे पहले अशोक के शिलालेखों को समझा था, पढ़ा था और इसका अर्थ बताया था। अगला क्वेश्चन, किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या कनिष्क? तो देखिए, अशोक को जो है शिलालेखों का जनक कहा जाता है, क्योंकि इसी के टाइम में जो है ज्यादातर उपदेश या ज्यादातर जो भी कानून बनाए जाते वो शिलालेखों में जो है लिख दिए जाते थे। तो इसका जो है आंसर क्या होगा? अशोक। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? जिला प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, ग्राम प्रशासक या नगर प्रशासक? क्या होगा? जिला प्रशासक, प्रांतीय प्रशासक, ग्राम प्रशासक या नगर प्रशासक? तो स्थानिक की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? स्थानिक की। इसका आंसर क्या होगा? जिला प्रशासक। स्थानिक को ही जिला प्रशासक कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आज का ये, मौर्य वंश के तत्काल के बाद किस वंश ने आकर मगध पर शासन किया या मगध राज्य पर शासन किया? सातवाहन? नहीं, सातवाहनों ने नहीं किया था। शुंग, कण्व या नंद? तो देखिए, मौर्य के बाद कौन आए थे? मौर्य के बाद जो है शुंग आए थे। ठीक है, मौर्य के बाद जो है मगध पर शुंगों ने शासन किया था। तो देखिए, ये जो हमारा जो ये भी क्वेश्चन थे 30-32 जो भी 35 क्वेश्चन थे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थे कि मौर्य साम्राज्य से संबंधित और साथ ही साथ जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के जो भी क्वेश्चन बनते थे
सभी हमने क्या किया यहाँ पे डिस्कस कर लिया। इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िएगा ताकि आपके आने वाले क्वेश्चन में जो है इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो जो है आपका छूटे ना। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू फॉर क्लास।